प्यारे बच्चों, आज और अब बारी है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स को शुरू करने की। पूरे चैप्टर का नाम अगर आप पढ़ते हो तो पूरे चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पूरा पार्ट कवर अप हो चुका है और अब बारी है कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जानने की, उनके विषय में पूरी जानकारी आपको देने की। हमने हेडिंग लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। जानने की कोशिश करते हैं पहले कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं और उनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। ऑल दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन्स COOH एज अ फंक्शनल ग्रुप, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर COH एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है उनको कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहा जाता है। यह बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होती है। और हम कह सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें एसाइल ग्रुप होता है, जिनके अंदर RCO ग्रुप होता है, वो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। मतलब एसिड डेरिवेटिव्स का मतलब है वो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिन्हें हम कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हैं। और उनकी सीधी सीधी पहचान क्या होती है? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर कहीं भी आपको RCO ग्रुप दिखाई पड़ता है तो जनरली वो आपके एसिड डेरिवेटिव होते हैं। जानने की कोशिश करते हैं कौन कौन से डेरिवेटिव के विषय में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। यहां पर कोई भी ग्रुप लगा हुआ हो सकता है CO के आगे। अब अगर ये ग्रुप Z का मतलब कोई भी ग्रुप अगर लगा हुआ है, ये जनरल फॉर्मूला हो गया एसिड के डेरिवेटिव का। अब जानने की कोशिश करते हैं Z क्या क्या हो सकता है। Z आपका Cl हो सकता है, Z कैन बी और Cl। अगर Z Cl है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला होगा RCOCl, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होगी। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका जनरल फॉर्मूला RCOCl होता है इनको एसिड क्लोराइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिड क्लोराइड। अब अगर Z आपका NH2 के बराबर है तो ये बन गया RCONH2, इनको एसिड अमाइड्स कहा जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद जनरल फॉर्मूला RCONH2, एसिड के इस डेरिवेटिव को अमाइड, एसिड अमाइड कहा जाता है। और अगर आपका RCO, अगर आपका Z OR के बराबर है तो जनरल फॉर्मूला बनेगा RCOOR-, इनको एसिड एस्टर्स कहा जाता है। एसिड के इस डेरिवेटिव को एसिड एस्टर के नाम से पहचाना जाता है। और याद रखिए, अगर आपका Z ग्रुप है ये पूरा, अगर आपका Z ग्रुप पूरा इसके बराबर है, पूरा का पूरा इसके बराबर है, तब हम इसको एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। देन दिस इज नोन एज एसिड एनहाइड्राइड। सॉरी, इसको करेक्ट करते हैं। अगर ये आपका बराबर है इसके RCOCOR-, अगर आपका R ग्रुप इसके बराबर है, RCOO के बराबर है, तब इसको हम एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात कर सकते हैं RCN, एसिड साइनाइड। क्लियर है? ये भी आपका एसिड डेरिवेटिव क्लास के अंदर आता है। तो चलिए, एसिड और एसिड के मुख्य डेरिवेटिव्स आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं। ये एसिड क्लोराइड है, इसको एसिड अमाइड कहते हैं, इसको एसिड एस्टर कहते हैं, इसको एनहाइड्राइड कहते हैं, और लास्ट वाले को एसिड साइनाइड कहते हैं। ये एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। शुरू करते हैं, आगाज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका जनरल फॉर्मूला RCOOH होता है इन्हें कार्बोक्सिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दो फंक्शनल ग्रुप से मिलके बना हुआ होता है। भाई, इसके अंदर CO ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, और इसके अंदर OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो यहां से आप इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, और बन जाता है कार्बोक्सिल। बन गया कार्बोक्सिल। तो हम ये कह सकते हैं इसको कार्बोक्सिलिक ही क्यों कहा जाता है। कभी कभी एक नंबर में छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इसको आप कार्बोक्सिल ही क्यों कहते हैं। तो आप सीधा कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर दोनों फंक्शनल ग्रुप होते हैं, CO कार्बोनिल भी होता है
और OH हाइड्रोक्सिल भी होता है जिसे अल्कोहलिक ग्रुप कहा जाता है। क्योंकि इसके अंदर दोनों फंक्शनल ग्रुप होते हैं इसलिए इसका जनरल नेम कार्बोक्सिल कहा जाता है। अब बारी आती है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के नाम की, जैसे कि सी फॉर एग्जाम्पल, याद रखिएगा कुछ बातें हमारी। अब अगर मैं COOH के आगे अगर मैं R जो है वो H के बराबर लेता हूं, R को अगर मैं H के बराबर लेता हूं और एक बार R को मैं CH3 के बराबर लेता हूं, R को मैं CH3 के बराबर लेता हूं और एक बार R को मैं कोई एराइल ग्रुप लेता हूं, बेंजीन ले लेता हूं, मतलब फिनाइल ग्रुप ले लेता हूं C6H5। आपको इनके नाम बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मेथेनोइक एसिड, दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड इथेनोइक एसिड, और अगर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली सीधा COH लगा हुआ है, तो इसको बेंजोइक एसिड कहते हैं। इसको बेंजोइक एसिड के नाम से पहचाना जाता है। इसको इथेनोइक एसिड के नाम से पहचाना जाता है और इसको मेथेनोइक एसिड के नाम से पहचाना जाएगा या पहचाना जाता है। याद रखो बच्चों, कॉमन नेम अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहला जो हाइड्रोजन डेरिवेटिव होता है, पहला हाइड्रोजन डेरिवेटिव होता है, उसके कॉमन नेम में हम फॉर्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए हम इसको HCOH को का जो कॉमन नेम होता है उसे फॉर्मिक एसिड कहते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड। अब इसको फॉर्मिक एसिड ही क्यों कहते हैं, ये तो नॉमेनक्लेचर क्लास 11th में हम आपको बता देते हैं। क्योंकि जब भी मसल्स के अंदर कभी भी अगर ईचिंग होती है, पेन होता है, तो जनरली इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड इनसाइड द मसल्स। मसल के अंदर अगर फॉर्मिक एसिड जनरेट होता है तो मसल्स के अंदर वहां पर हल्का सा आपको ईचिंग शुरू हो जाती है, पेन शुरू हो जाता है। फॉर्मिक एसिड ही इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि रेड एंट्स जब काटते हैं तो जो उनके बाइट होती है वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करता है, जिसकी वजह से पेन होता है। मधुमक्खी के काटने से जो उसका डंक होता है, क्लियर है, वो मसल्स के अंदर रिलीज करता है फॉर्मिक एसिड, जिसकी वजह से आपको पेन महसूस होता है, राइट। इसके बाद दूसरा एसिड है दैट इज CH3COH। इसका जो कॉमन नेम होता है आप जानते हैं, इसको एसिटिक एसिड के नाम से पहचाना जाता है। इसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं और क्योंकि ये सिरके के अंदर, विनेगर के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसको एसिटिक एसिड एसिटम के नाम से, सिरके के नाम से, विनेगर के नाम से, एसिटिक एसिड के नाम से भी इसको पहचाना जाता है। चलते हैं और सीधा इसके प्रिपरेशन पार्ट की और आगे प्रोसीड करते हैं। प्यारे बच्चों, जहां तक हम कार्बोक्सिलिक एसिड, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहें। अब चलते हैं प्रिपरेशन पार्ट की तरफ। प्रिपरेशन पार्ट में बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और पूरे चैप्टर के अंदर एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। देखिए बेटे, यहां पर शुरू करते हैं प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। प्रिपरेशन में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, पहले दो रिएक्शन आप लर्न करिएगा। पहली रिएक्शन है RMGX से किस प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाया जा सकता है। भाई आप RMGX पे CO2 गैस को पास करिए, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको पास कर दीजिए। यहां पर जैसे ही आप इसको पास करेंगे ये आपका बॉन्ड इधर टूट जाएगा और ये एल्काइल ग्रुप सीधा ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट जैसे ही कार्बन पे आके अटैक करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा RCO, इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, RCOO नेगेटिव, आगे आ जाएगा MgX। पहले यहां पर एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा RMGX का, जैसे ही उसके अंदर से आप CO2 गैस पास कराओगे। अब आपको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है RMGX का एडिशन प्रोडक्ट कभी भी स्टेबल नहीं होता है,
तो अब यहां से क्या होगा, अब यहां पर हो जाएगी हाइड्रोलिसिस, क्लियर है, H और OH, डाइल्यूट एसिड डालेंगे, डाइल्यूट H पॉजिटिव डालेंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे, यहां से MgX और यहां से OH बाहर हो जाएगा, MgXOH बाहर, और बन जाएगा RCOOH, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशन है बड़ी सिंपल, बड़ी आसान प्रिपरेशन है। कार्बोक्सिलिक एसिड छोटा सा चैप्टर होता है, फटाफट से इसको खत्म करते हैं। सो पहली रिएक्शन क्या है, पहली रिएक्शन है आपको RMgX लेना है, आपको RMgX लेना है, उससे CO2 गैस पास करानी है, और बस RMgX का एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इसके बाद सेकेंड प्रिपरेशन आती है, सेकेंड प्रिपरेशन दैट इज फ्रॉम साइनाइड्स। अगर आपके पास कोई साइनाइड है, अगर आपके पास कोई साइनाइड है, सेकेंड प्रिपरेशन है, एसिड का पहला डेरिवेटिव लेते हैं, एसिड साइनाइड। प्यारे बच्चों, एसिड साइनाइड की अगर आप हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, अगर आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जब जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हम जनरली डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में कराते हैं, या डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं, या आप सीधा डाइल्यूट बस H पॉजिटिव आप लिख दीजिए। अब 2 बॉन्ड यहां से तोड़ दीजिए, 2 वैलेंसी नाइट्रोजन की फ्री, 2 कार्बन की फ्री। यहां से जो ये ऑक्सीजन होता है, जो ये ऑक्सीजन होता है, ये तो आपका कार्बन से जाके जुड़ जाता है, ये तो सीधा कार्बन से जाके जुड़ जाएगा, और जो दोनों हाइड्रोजन हैं ये दोनों के दोनों नाइट्रोजन पे आके जुड़ जाएंगे। तो आपका जो बनेगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बनेगा एसिड अमाइड, बनेगा एसिड अमाइड। तो सीखिएगा फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ। फर्स्ट स्टेप में ये हुआ, हमारे पास एसिड साइनाइड है, दोनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे, करा रहे हैं हाइड्रोलिसिस, कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जाके जुड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन कार्बन से जाके जुड़ गया, डबल बॉन्ड से जाके जुड़ गया, दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन से आके लग जाते हैं, दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन से आके लगते हैं, बन गया NH2। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपके पास साइनाइड है तो साइनाइड की अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो तो अमाइड मिलता है, आपको अमाइड मिलता है। लेकिन अगर आप और पानी डाल देते हो, अगर आप और पानी डाल देते हो और वाटर डाल के अगर आप हीट करते हो, डाइल्यूट H पॉजिटिव, उस केस में यहां से NH3 निकल जाता है, अमोनिया गैस निकल जाती है, अमोनिया गैस बाहर, और ये OH आपका कार्बोनिल से आके जुड़ जाएगा, बनेगा RCOOH, बन गया सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड। पहली दोनों रिएक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आया कंप्लीट, कंप्लीट, कंप्लीट में आता है आपके पास CH3 MgBr है, CO2 गैस पास करेंगे आप। जैसे ही आप CO2 गैस पास करते हैं, ऊपर वाली रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं, पहले लो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। अब मान लो R है आपका CH3, R है आपका CH3, तो ये बनेगा बच्चे CH3 MgBr, CO2 गैस पास हुई, X मान लो आपका Br है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया आपने, CO2 गैस को पास किया, यहां पर आपका ये आपका एक एडिशन प्रोडक्ट बना, ये आपका एक एडिशन प्रोडक्ट बना, दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट दैट इज बीइंग फॉर्म्ड। अब उसके बाद हुई इसकी हाइड्रोलाइसिस, OMgBr, यहां से बाहर निकल जाएगा MgBr और OH, ये निकल जाएगा, MgBr और OH बाहर निकल जाएगा, CH3COOH बन जाएगा, बन गया एसिटिक एसिड, बन गया एसिटिक एसिड। इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट में था एक कार्बन,
CH3MgBr। प्रोडक्ट के अंदर हैं 2 कार्बन। इसका मतलब RMGX पे जैसे ही आप CO2 गैस पास कराओगे 1 कार्बन ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? रिएक्शन की इंपॉर्टेंस है, अगर प्रोडक्ट में कभी भी 1 कार्बन बढ़ा के एसिड बनाना हो तो एक अच्छा ऑप्शन होता है कि CH3MgBr पर या RMGX पर CO2 गैस को पास करा दो। CO2 में 1 कार्बन होता ही है, तो जो प्रोडक्ट होता है वो 1 कार्बन बढ़ के आता है आपका। ऑलराइट, आशा करता हूं समझ गए होंगे आप। चलिए अब हम यहां पर एक क्वेश्चन जानने की कोशिश करते हैं, और क्वेश्चन है हमारा ये, आपको बताना है, हमारे पास है यहां पर, अगर हम बात करें रिएक्टेंट है कंप्लीट द फॉलोइंग। हमारे पास CH3 है, Br है, इस पे क्या डाला जाए ताकि बन जाए CH3MgBr। अब CH3MgBr पर क्या डाला जाए, क्लियर है, 1 और 2, ताकि बन जाए एसिटिक एसिड, क्लियर। आशा करता हूं बहुत अच्छे से आप इशारा समझ गए होंगे। CH3Br और बनाना है CH3MgBr। हेलो एल्केन्स में एल्काइल हैलाइड है, मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे, मैग्नीशियम मेटल के साथ। जैसे ही यहां पर आप मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे बन जाएगा CH3MgBr। एल्काइल हैलाइड लेना है, मैग्नीशियम मेटल डाल देना है, RMGX बन जाता है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपका बन जाएगा, बन गया। अब क्या करना है आप जानते हो, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपके पास है, RMGX आपके पास है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपके पास है। पहले CO2 गैस पास करोगे, यहां पर ये एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा, उसके बाद आप हाइड्रोलिसिस करोगे, बनेगा एसिटिक एसिड। यानी कि यहां पर B जो आपको डालना है वो CO2 गैस डालनी है, और C जो आपको डालना है वो आपको डाइल्यूट एसिड डालना है, डाइल्यूट H पॉजिटिव डालना है। सीधा CH3MgBr से 1 कार्बन बढ़ के, यहां पर 1 कार्बन है, 1 कार्बन बढ़ के आपको एसिड मिल जाएगा। आशा करता हूं रिएक्शन बहुत अच्छे से आपकी क्लियर हो गई होगी कि पहली रिएक्शन जो है आपकी प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की, दैट इज अगर आप RMGX से CO2 गैस को पास करते हैं, लेकिन रिएक्शन की अहमियत होती है 1 कार्बन बढ़ जाता है। इसके बाद आता है हमारा RCN। आप जानते हो एसिड साइनाइड पे पहले जब पानी डालेगा किस तरीके से अमाइड बनेगा एसिड अमाइड। अब अगर एसिड अमाइड पे और पानी डलेगा, एसिड अमाइड पे अगर और पानी डलेगा तो सीधा बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यहां पर भी खासियत क्या होती है, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मेरे पास यहां पर अवेलेबल है CH3CN, इथेन नाइट्राइल मेरे पास है, हाइड्रोलिसिस कराया, इथेन अमाइड बना। अब इथेन अमाइड की हाइड्रोलिसिस कराई, बन गया एसिटिक एसिड, यहां पर भी हम एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं। अब ऑर्गेनिक में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, पिछले वाली रिएक्शंस को भी हम साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। यहां पर आता है सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और सेकंड क्वेश्चन है, मेरे पास मिथाइल ब्रोमाइड है, उस पर क्या डाला जाए ताकि मिथाइल साइनाइड बन जाए, इथेन नाइट्राइल बन जाए या साइनाइड बन जाए। यहां पर क्या डाला जाए ये आपको बताना है। अब इस पे क्या डाला जाए ताकि आपका ये एसिड साइनाइड जो है वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए। भाई सीधी सी बात है, यहां पर 1 कार्बन है, यहां पर 2 कार्बन है। याद रखो हेलो एल्केन्स की रिएक्शन है, एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन है। अगर 1 कार्बन बढ़ाना हो तो हम यहां पर डालते हैं KCN, यहां पर डालेंगे KCN, यानी कि A आपका KCN हो जाएगा, यहां से Br, यहां से K निकल जाएगा, ये साइनाइड यहां आ जाएगा,
बनेगा इथेन नाइट्राइल या मिथाइल साइनाइड। एक कार्बन कैसे बढ़ता है? एल्काइल हैलाइड पे केसीएन डाल दो, साइनाइड बन जाएगा। और आप जानते हो, अब अगर यहां पर आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी, अगर डाइल्यूट H पॉजिटिव डाल दिया, हाइड्रोलिसिस करा दी, तो जो साइनाइड होते हैं, एक बार पानी डाला तो अमाइड बना, दो बार पानी डाला, पानी एक्सेस में डाला, ज्यादा डाला, डाइल्यूट एसिड डाल दीजिए, डाइल्यूट एसिड में पानी ज्यादा होता है और सीधा आपका मिल जाता है एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर आपने डाइल्यूट H पॉजिटिव डाला। यहां पर अब हम एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है बोर्ड के लिए। सारे बच्चे फेयर कॉपी में इस क्वेश्चन को नोट डाउन करने वाले हैं। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कन्वर्ट, आपको कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करना है आपको मिथाइल ब्रोमाइड। आपके पास मिथाइल ब्रोमाइड है और इससे आपको एसिटिक एसिड बनाना है, इससे आपको एसिटिक एसिड बनाना है। अगर आपको एसिटिक एसिड बनाना है तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। कैसे इस क्वेश्चन को सोचेंगे? इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोचेंगे, रिएक्टेंट में एक कार्बन है, प्रोडक्ट में दो दो कार्बन है, इसका मतलब आपको एक कार्बन बढ़ाना है। तो याद रखो, एक कार्बन बढ़ाने के लिए ये दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती हैं, दोनों ही रिएक्शन से एक एक कार्बन बढ़ता है। तो आप यहां पर पहले मैग्नीशियम डालेंगे, बनेगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, उसके बाद आप CO2 गैस को पास करेंगे, जैसे ही CO2 पास करोगे बन जाएगा एडिशन प्रोडक्ट, एक कार्बन लग जाएगा, और उसके बाद आप इसमें करोगे हाइड्रोलाइसिस, आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, राइट। दूसरा तरीका है एक कार्बन बढ़ाने का, मिथाइल ब्रोमाइड है, एल्काइल हैलाइड है, सबसे पहले उस पर केसीएन डाला जाएगा, केसीएन डालते ही एक कार्बन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और फिर उसमें सेकंड स्टेप में आप उसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे और एसिटिक एसिड बन जाएगा, एसिटिक एसिड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। सो आशा करता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड की दोनों रिएक्शन आपके बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। पहले RMJ से CO2 गैस को पास किया, दूसरे केस में जो साइनाइड है उसकी हमने हाइड्रोलिसिस कराई। फटाफट से आप लोगों से यश, आप लोगों से अनुरोध करता हूं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें और बढ़ते हैं आगे की तरफ, राइट। देखिए, अब आगे की कुछ रिएक्शंस आपकी इस प्रकार होती हैं। ये दोनों रिएक्शन केवल आपने लर्न करनी है, और इन दोनों रिएक्शन के बाद बाकी जो चैप्टर होता है वो पूरा का पूरा एक ही सिस्टम में आगे बढ़ जाएगा आपका। यहां पर अब रिएक्शन लेते हैं आगे की तरफ। दो प्रिपरेशन बच्चों हमने आपको पढ़ा दी, अब बढ़ते हैं आगे की रिएक्शन की तरफ। आगे की सारी प्रिपरेशन बिल्कुल एक जैसी है। एग्जाम्पल, आपके पास अगर एसिड साइनाइड है, एसिड क्लोराइड है, या आपके पास एसिड अमाइड है, या आपके पास एसिड एस्टर है, या आपके पास एसिड एनहाइड्राइड है। इनमें से यद्यपि कोई भी आपके पास है, कोई भी एसिड का डेरिवेटिव, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, एसिड एस्टर, और यहां पर है एसिड एनहाइड्राइड, अगर कोई भी आपके पास है, क्लियर, चौक डालिए इसमें, अगर कोई भी आपके पास है, कोई भी एसिड डेरिवेटिव अगर आपके पास है, सीधा हाइड्रोलिसिस कर दो, यहां पर हाइड्रोलिसिस कर दो, यहां पर हाइड्रोलिसिस कर दो, सब पे आप हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए। जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, सब पे हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। आप जानते हैं हाइड्रोलिसिस में सीधा ऊपर लिखें डाइल्यूट HCl लिख दें,
डाइल्यूट H2SO4 लिख दें या डाइल्यूट H पॉजिटिव लिख दें या आप इसको H3O पॉजिटिव भी आप लिख सकते हैं। एक की बात है, यहां से HCl निकल जाएगा, ये OH यहां आ जाएगा, बन जाएगा सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। वी विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। निकला क्या, आपका बाहर निकल गया HCl, यहां से HCl बाहर, यहां से HCl बाहर, राइट। अब आप अगर इसे ले रहे हैं इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, यहां CH3 लेते हैं, क्लियर। और CH3 में अगर हम बात करें ये आपके पास CH3COCl है, इथेनॉइल क्लोराइड, HCl बाहर, इथेनोइक एसिड आपका बन जाएगा। एसिड का पहला डेरिवेटिव लिया, हाइड्रोलिसिस की, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, राइट। अब हम इसके बाद बढ़ते हैं आगे। दूसरा है हमारे पास जिसको हम कहते हैं दैट इज एसिड अमाइड। हाइड्रोलिसिस करते हैं, यहां से अमोनिया गैस बाहर, और ये OH यहां पर आकर लग जाएगा, बनेगा दैट इज RCOOH, बाहर हो जाएगी अमोनिया गैस, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एरो पे आप डाइल्यूट H पॉजिटिव लिखिए, H3O पॉजिटिव लिखिए, डाइल्यूट HCl लिखिए, डाइल्यूट H2SO4 लिखिए, बात बराबर है, बात एक ही है। यहां पर आगे आते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एसिड एस्टर आपने लिया, एस्टर की आपने हाइड्रोलिसिस कराई। जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं, यहां से R-OH बाहर, ये OH आपका यहां पर आके जुड़ जाएगा। ये रिएक्शन हम डाइल्यूट H पॉजिटिव की प्रेजेंस में कराते हैं, बनेगा सीधा यहां से RCOOH और यहां से RHOR- सीधा बाहर हो जाएगा। याद रखिए, रिमेंबर दैट, अगर आप एस्टर की हाइड्रोलिसिस, इस वाली रिएक्शन को ट्रांस एस्टरिफिकेशन के नाम से भी पहचाना जाता है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज ट्रांस एस्टरिफिकेशन। एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं और हाइड्रोलिसिस करने के बाद बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड और बनता है अल्कोहल। इस रिएक्शन को हम ट्रांस एस्टरिफिकेशन भी कहते हैं। यहां पर हेडिंग डालेंगे, नेम ऑफ द रिएक्शन इज ट्रांस एस्टरिफिकेशन। एसिड क्लोराइड लिया, हाइड्रोलिसिस करा दी, एसिड अमाइड लिया, हाइड्रोलिसिस करा दी, एस्टर्स लिए, हाइड्रोलिसिस करा दी। लास्ट एसिड का डेरिवेटिव बचता है, और जो लास्ट एसिड का डेरिवेटिव होता है, लास्ट एसिड का डेरिवेटिव है आपके पास दैट इज एसिड एनहाइड्राइड। हाइड्रोलिसिस कराइए डाइल्यूट H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, डाइल्यूट H पॉजिटिव की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराइए, यहां से H और यहां से ये, बिल्कुल सेम। आपने क्या करना है, RCO को छोड़ना है। RCO आपने छोड़ दिया, बाकी की हाइड्रोलिसिस करा दिया आपने। ये जो OH बचेगा ये आपका यहां पर आकर जुड़ जाएगा, बनेगा RCOOH प्लस 2 मोल यहां से R-COOH, ये आपका बनने वाला है। मुश्किल नहीं, आसान है। सारी प्रिपरेशन इतनी देर में ही वाइंड अप हो जाती है, इतनी देर में ही फिनिश हो जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। पहली 2 रिएक्शन, RMGX की रिएक्शन CO2 गैस पास करा के 1 कार्बन बढ़ के कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। दूसरी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड है, और एल्काइल हैलाइड पे एक पैलिकेशियन डाल के एसिड साइनाइड बनाओगे। कम पानी डालोगे एसिड अमाइड बनेगा, और अगर एसिड अमाइड पे फिर पानी डाल दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और बाकी तो पूरा सिस्टम एक ही है।
एसिड का कोई भी डेरिवेटिव ले लो, कोई भी डेरिवेटिव ले लो, उस पे आप हाइड्रोलिसिस करा दो, उस पे आप हाइड्रोलिसिस करा दो, सीधा मिलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सीधे के सीधे मिलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आशा करता हूं बहुत अच्छे तरीके से मुख्य 3 बातें आपके समझ में आ गई होंगी। पहली 2 रिएक्शन और उसके बाद चारों रिएक्शन को एक साथ पढ़ें, इकट्ठा पढ़ें और प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड की यहां पर आकर आसानी से समाप्त हो जाती है। फटाफट से लें अब इसका स्क्रीनशॉट और फिर हम करते हैं रब। बारी है अब प्रिपरेशन के बाद केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी तक आपको बताया जा चुका है कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम कैसे कैसे बना सकते हैं। बनाने का तरीका बहुत सिंपल, बहुत साधारण और केवल करना क्या है, 3 पार्ट में रिएक्शन को पढ़ाया गया। आरएमजेक्स से पढ़ाया गया, एसिड साइनाइड से पढ़ाया गया और लास्ट में चारों एसिड के डेरिवेटिव्स इकट्ठे ले लो और उनकी हाइड्रोलिसिस करा दो। चलते हैं मोस्ट क्रूशियल पार्ट पे। पहले डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की थ्योरी, केमिकल रिएक्शंस की थ्योरी। प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हैं और ये आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं। इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बोनिल ग्रुप होता है। इसका मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप देखने में लगता है, लेकिन इनकी केमिकल रिएक्शंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना यह चाहता हूं कि देयर इज अ डिफरेंस इन द केमिकल प्रॉपर्टीज शोन बाय एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जो रिएक्शन दिखाते हैं, जो केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं, वो एल्डिहाइड और कीटोन से अलग दिखाते हैं, डिफरेंट दिखाते हैं। चलो जानने की कोशिश करते हैं व्हाई एल्डिहाइड एंड कीटोन्स शोज डिफरेंट रिएक्शंस देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो सीधी सी बात है, अगर एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करते हैं तो यहां पर एक बिल्कुल फ्री कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, फ्री कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। जबकि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, ये CO सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन पे आता है लोन पेयर, ऑक्सीजन पे आता है लोन पेयर। ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम बैठ जाता है, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर। ये आपका एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और जहां जहां कॉन्जुगेशन होती है वहां वहां रेजोनेंस होती है। होगा क्या, ये लोन पेयर इस पाई इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, रिपेल करने से ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। इस दौरान C दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे चले गए और इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब जैसे ही इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा। यहां पर इस दौरान क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पेयर यहां चला गया तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पर ये मॉलिक्यूल, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर होगी रेजोनेंस और ये दोनों होंगे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 11th क्लास में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं आपको सिखाए जाते हैं, हल्का सा मैं जिक्र भी कर देता हूं। ये लोन पेयर इस पाई इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन उठ के ऑक्सीजन पे, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा और ये मॉलिक्यूल का दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा होगा। इसका मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ड्यू टू रेजोनेंस 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है। अब यहां पर साफ देखा जा सकता है, पहले वाले स्ट्रक्चर में तो कार्बोनिल ग्रुप दिखाई पड़ता है, लेकिन दूसरे वाले स्ट्रक्चर में कार्बोनिल ग्रुप एज इट इज दिखाई नहीं पड़ता है, एज इट इज दिखाई नहीं पड़ता है। इसका मतलब ड्यू टू रेजोनेंस
ड्यू टू रेजोनेंस रेजोनेंस के कारण कार्बोनिल ग्रुप इज डिफरेंट इन एसिड्स और वी कैन से नॉट फ्री। तो हम ये बात कह सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में पहली मुख्य बात ये कह सकते हैं कि एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफरेंस ये होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस के कारण कार्बोनिल ग्रुप एज इट इज आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, एज इट इज वो फ्री नहीं रहता, जिसकी वजह से कार्बोनिल कंपाउंड्स की जो रिएक्शन होती है या एल्डिहाइड और कीटोन्स की जो रिएक्शन होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड शो नहीं करते हैं। तो यहां पर पहला क्वेश्चन केमिकल रिएक्शंस को शुरू करने से पहले बनता है वाई एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड कीटोन्स shows different reaction than carboxylic acids। तो उस केस में आप क्या करेंगे, बिल्कुल एज इट इज दिखाएंगे, यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे और सीधा ये लाइन लिख देंगे रेजोनेंस के कारण कार्बोनिल ग्रुप एज इट इज नहीं होता, एज इट इज प्रेजेंट नहीं होता कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, राइट, या हम कह देंगे वो फ्री नहीं होता, जिसकी वजह से वो एल्डिहाइड, कीटोन्स या कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन नहीं दिखा पाता है। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की जो रिएक्शन होंगी वो एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन से अलग होंगी। टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं दिखाया जाएगा, ऑक्सीडेशन नहीं दिखाया जाएगा, राइट, ध्यान रखिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा, केनी-ज़ाइरोज रिएक्शन नहीं होगी। अब सवाल आते हैं दो और। पहला, नेम द कार्बोक्सिलिक एसिड showing reaction of aldehyde and ketones। भाई किसी ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम बताइए जो एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन दिखाता हो। केवल एक ही एक्सेप्शन होती है और एक्सेप्शन होती है फॉर्मिक एसिड, राइट। आंसर इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के बारे में दो बातें हमेशा याद रखेंगे। पहली बात, फॉर्मिक एसिड ही मात्र एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जो एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन दिखाता है। मतलब फॉर्मिक एसिड reduces टॉलरेंस रिएजेंट टू मेटेलिक सिल्वर, इट रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बताओ भाई एक कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम बताओ जो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता हो, एक ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम बताओ जो फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता हो। तो आंसर सीधा सीधा होता है फॉर्मिक एसिड। दूसरी बात इसके बारे में जानेंगे, फॉर्मिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है। ये दोनों बातें आपको अच्छे से इस कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में जाननी है। लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब चैप्टर में थोड़ा सा मोमेंटम आगे बढ़ाते हैं। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड अपनी अलग रिएक्शन दिखाता है फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के। तो सवाल आता है कौन कौन सी रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड्स दिखाते हैं। अब उनको जानने का प्रयास करते हैं, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। लीजिएगा स्क्रीनशॉट, करते हैं खटैक से इसको रब। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं केमिकल रिएक्शंस की तरफ। वो केमिकल रिएक्शंस विच आर शोन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन दिखाता है। सबसे पहले नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसीलिए हम पहला हेडिंग आज डालने वाले हैं एसिडिक नेचर की कौन कौन सी रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाता है। जब जब आपसे कभी भी एसिडिक नेचर के बारे में पूछा जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है अबाउट द एसिडिक नेचर,
हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें 3 रिएक्शन जो एसिड्स की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं। पहली दैट इज लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट एक टेस्ट ट्यूब में कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक टेस्ट ट्यूब में कार्बोक्सिलिक एसिड है। कैसे शो करोगे? सीधा लिटमस सॉल्यूशन डाल दोगे। अगर ब्लू लिटमस रेड हो गया तो द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहला हम ये कह सकते हैं कि जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, अगर उनमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालते हैं तो ब्लू लिटमस रेड हो जाता है। ये शो करता है कि दे आर एसिडिक इन नेचर। तो सबसे पहले याद रखेंगे लिटमस टेस्ट इज शोन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या शो करते हैं कि वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं। अब 3 मुख्य बातें जो कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिडिक साबित करेंगी। पहला, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। अगर सोडियम मेटल डाल दिया जाए उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या होगा? यहां से सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, बनेगा RCO, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, बाहर निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस। और आप जानते हैं कोई भी सब्सटेंस अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस एक हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है, आग पकड़ लेती है। और इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम मेटल कभी नहीं डाला जाता, क्योंकि ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, साथ के साथ बाहर एक हाईली कंबस्टिबल गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस टेस्ट ट्यूब से निकलेगी और वहां पर रूम टेम्परेचर पे भी आग पकड़ लेती है। हाइड्रोजन गैस रूम टेम्परेचर पर भी आग पकड़ लेती है। अब यहां पर एक प्यारा सा क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन ये बनता है कि सोडियम मेटल कैनॉट बी स्टोर्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लिखते रहिएगा, वाई सोडियम मेटल इज नॉट stored in carboxylic acids, not stored in carboxylic acids। तो आपका सीधा जवाब रहेगा इसलिए स्टोर नहीं करते हैं क्योंकि जैसे ही सोडियम मेटल को कार्बोक्सिलिक एसिड में डालेंगे सीधा वहां से रिएक्शन हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी एंड इज अ हाईली कंबस्टिबल गैस। कभी भी एसिड के अंदर भूल से भी गलती से भी सोडियम मेटल नहीं डालना होता। सवाल आता है, कोई भी सब्सटेंस अगर हाइड्रोजन छोड़ता है तो कहते हैं एसिडिक है। सोडियम मेटल डाला, कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन निकल गया, इसलिए हम कहते हैं COH वाले जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये एसिडिक होते हैं, क्योंकि इनमें से हाइड्रोजन रिलीज होता है, H आयन निकलता है, हाइड्रोजन की फॉर्म में निकलता है। दूसरी रिएक्शन, अगर कोई सब्सटेंस एसिड है तो जैसे ही आप बेस डालोगे वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। यानी कि दूसरा टेस्ट है सॉल्युबिलिटी टेस्ट। जैसे ही हम NaOH डालते हैं, एक टेस्ट ट्यूब है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे ही NaOH डालेंगे एसिड बेस रिएक्शन होगी, सॉल्युबल हो जाएगा। यहां से H निकलेगा, यहां से OH निकलेगा, बनेगा सोडियम सॉल्ट, ये बन गया RCOO नेगेटिव, Na पॉजिटिव प्लस H2O बाहर। यहां पर एक क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन बनेगा, इस रिएक्शन को सॉल्युबिलिटी टेस्ट के नाम से भी पहचाना जाता है। इसको हम सॉल्युबिलिटी टेस्ट के नाम से भी पहचानते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, सबसे पहले लिटमस टेस्ट से उसको पहचाना जा सकता है। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालो, अगर वो रेड में कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड है। दूसरा, एक टेस्ट ट्यूब में आपको ये बताना हो कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है, सोडियम मेटल डालो, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, वहां पर आग लग सकती है, हल्की सी आग लग सकती है।
कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा टेस्ट। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें NaOH डालो, वहां पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और कार्बोक्सिलिक एसिड बेस में सॉल्युबल हो जाएगा। अगर एक सब्सटेंस बेस में सॉल्युबल हो जाता है, यह भी पहचान होती है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, शोन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड्स ड्यू टू इट्स एसिडिक नेचर। नेक्स्ट रिएक्शन आती है, लास्ट रिएक्शन है, और ये दिस इज द लास्ट रिएक्शन। इसको कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, बाइकार्बोनेट टेस्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाइकार्बोनेट के साथ कुछ ऐसे रिएक्ट करते हैं। ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे ही आप एक टेस्ट ट्यूब में कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और ऊपर से हल्का सा बाइकार्बोनेट सोल्ट आप डालते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट आप डालते हैं, याद रखिए यहां से बनने वाला है सेम प्रोडक्ट RCOO नेगेटिव, O नेगेटिव, यहां से H पॉजिटिव, यहां से H पॉजिटिव, और O3 में से एक ऑक्सीजन, बाहर निकलेगा H2। CO3 में से एक ऑक्सीजन वाटर के साथ फॉर्म में बाहर निकल गया, बच गया CO2। गैस बाहर होगी CO2 गैस, और इसके होंगे ब्रिस्क एफरवेसेंसेस, ब्रिस्क एफरवेसेंसेस। साथ के साथ जो सोडियम होगा वो इस हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस कर देगा, ये बन जाएगा। इस टेस्ट को सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कहा जाता है। एक टेस्ट ट्यूब में कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऊपर से हल्का सा सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दो, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, वाटर बनेगा, और CO2 गैस लिक्विड के अंदर से बाहर आती हुई बबल्स की फॉर्म में आपको दिखाई पड़ेगी, जिसको कहा जाता है ब्रिस्क एफरवेसेंसेस। सीन बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कोक में नमक डाल देते हैं और कोक बाहर आना शुरू हो जाती है, उसके अंदर डिसॉल्व्ड गैस बाहर आना शुरू हो जाती है, उसको ब्रिस्क एफरवेसेंसेस कहा जाता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 मुख्य टेस्ट होते हैं। पहला लिटमस सॉल्यूशन टेस्ट, दूसरा सोडियम मेटल डाल दीजिए, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, तीसरा NaOH से सॉल्युबिलिटी टेस्ट, NaOH डाल दो एसिड डिसॉल्व हो जाता है, और चौथा जो केवल और केवल कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ही जाना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट होता है, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट के नाम से पहचाना जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं, CO2 गैस बाहर निकलती है, ब्रिस्क एफरवेसेंसेस दिखाई पड़ते हैं। अब समझने की कोशिश करो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। फटाफट से लीजिएगा स्क्रीनशॉट, राइट। अब बढ़ते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। इंपॉर्टेंट पार्ट हम यहां पर लिखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। अल्कोहल सबसे कम एसिडिक होता है। लर्न करेंगे लास्ट इंपॉर्टेंट बात, अल्कोहल सबसे कम एसिडिक होता है। उससे ज्यादा एसिडिक फिनोल्स होते हैं, और फिनोल से भी ज्यादा एसिडिक होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लर्न करें, अल्कोहल सबसे कम एसिडिक, उससे ज्यादा एसिडिक फिनोल, सबसे ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब ध्यान से समझिए, हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं, एक में अल्कोहल है, एक में फिनोल है, एक में कार्बोक्सिलिक एसिड है। आपसे पूछा जाता है बताओ भाई हमें कैसे पता लगेगा कौन से टेस्ट ट्यूब में कौन प्रेजेंट है, किसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है, किसके अंदर फिनोल है, और किसके अंदर अल्कोहल है। समझिए, जब जब एसिडिक स्ट्रेंथ पर कोई क्वेश्चन आए या 3 एसिड को अगर डिस्टिंग्विश करना हो तो सीधे से 3 ही टेस्ट बने हैं। पहला लिटमस
सॉल्यूशन टेस्ट, याद रखें लिटमस सॉल्यूशन टेस्ट। दूसरा याद रखिएगा सेकंड वन है सॉल्युबिलिटी टेस्ट, NaOH का टेस्ट। सॉल्युबिलिटी मतलब NaOH। और तीसरा है बाइकार्बोनेट। तीन ही टेस्ट बने हैं, किसी भी एसिड को अगर पकड़ना है तो तीन ही टेस्ट बने हैं। पहला लिटमस सॉल्यूशन से पता लगा सकते हो, दूसरा सॉल्युबिलिटी टेस्ट और तीसरा बाइकार्बोनेट टेस्ट। अब एक है अल्कोहल, एक है फिनॉल और एक है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तीन टेस्ट ट्यूब लिए हुए हैं। अल्कोहल सबसे कम एसिडिक होता है और इतना कम एसिडिक होता है कि ब्लू लिटमस को रेड नहीं करता। इसका मतलब लिटमस सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता। जबकि फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों के दोनों दो टेस्ट ट्यूब, एक में फिनॉल एक में कार्बोक्सिलिक एसिड, लिटमस सॉल्यूशन डाला, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला, ये भी रेड कर देगा मतलब टेस्ट देगा, और ये भी रेड कर देगा, ये भी टेस्ट देगा। सबसे पहले लिटमस सॉल्यूशन डालो। जिस टेस्ट ट्यूब में ब्लू लिटमस का कलर रेड में ना बदले सॉल्यूशन का, समझ जाओ उसमें अल्कोहल है। एक टेस्ट ट्यूब बाहर अलग। अब बचे दो टेस्ट ट्यूब, एक में है फिनॉल एक में है कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा टेस्ट करना होता है सॉल्युबिलिटी टेस्ट। तीनों टेस्ट ट्यूब में बारी बारी से NaOH डालो। जो एसिड होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, बेस में सॉल्युबल होते हैं। ये इतना कम एसिडिक होता है, ये बेस में सॉल्युबल ही नहीं होता है, नॉट सॉल्युबल। जिस टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल होगा उसमें आप बेस डालोगे, NaOH डालोगे, अल्कोहल सॉल्युबल नहीं होता। ये भी सॉल्युबल हो जाता है, ये भी सॉल्युबल हो जाता है, क्योंकि ये भी अच्छा एसिडिक होता है, ये भी अच्छा एसिडिक होता है, और एसिड बेस में सॉल्युबल हो जाते हैं। एसिड बेस में सॉल्युबल हो जाते हैं। बचा अब तीसरा टेस्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अभी अभी हमने आपको रिएक्शन दिखाई थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, ब्रिस्क एफरवेसेंसेस ऑफ CO2 गैस निकलते हैं। ये इतना कम एसिडिक होता है कि बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वही रिएक्ट करेगा जो एसिडिक होगा, अच्छा एसिडिक होगा। फिनॉल एसिडिक होता है, अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है, लिटमस सॉल्यूशन को रेड करता है, ब्लू को, NaOH में सॉल्युबल हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट लाइन सुनना, लेकिन इतना भी एसिडिक नहीं होता कि बाइकार्बोनेट में से CO2 गैस को बाहर कर दे। नो ब्रिस्क एफरवेसेंसेस, नो ब्रिस्क एफरवेसेंसेस। इसका मतलब जैसे ही बाइकार्बोनेट डालोगे उन दोनों टेस्ट ट्यूब में, एक जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, एक जिसमें फिनॉल है, तो फिनॉल जिसमें होगा उसमें से CO2 गैस बाहर नहीं आएगी, ब्रिस्क एफरवेसेंसेस नहीं निकलेंगे, पता लग जाएगा इस टेस्ट ट्यूब में फिनॉल है। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में ब्रिस्क एफरवेसेंसेस आते हैं, ब्रिस्क एफरवेसेंसेस ऑफ CO2, ब्रिस्क एफरवेसेंसेस ऑफ CO2। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, तीनों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग आसानी से बता सकते हैं किसके अंदर अल्कोहल है, किसके अंदर फिनॉल है, किसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। क्वेश्चन लिख लीजिए साथ के साथ, सजेस्ट अ मेथड, कोई एक मेथड सजेस्ट करिए टू टेल या टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। पूरा फ्लो चार्ट आपको समझा दिया, बेहतर होगा, ये आपके लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इनकी रिएक्शंस भी लिख देंगे तो दैट विल बी बेटर एंड बेस्ट। अब होमवर्क के तौर पे मैं दो क्वेश्चन आपको करने के लिए देता हूं, और क्वेश्चन ये है, अल्कोहल फिनॉल से कम एसिडिक क्यों होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक क्यों होता है। ये क्वेश्चन, दोनों के दोनों क्वेश्चन आज के आपका
असाइनमेंट रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।